गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या ऑडियो और वीडियो आप लोगों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो हम लोग आज कैरिंग लूप की वजह से जो हमने कल पढ़ा था डेरिवेशन, उसको अप्लाई करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि कोई जो लूप है उसकी वजह से जो फील्ड क्रिएट होती है, करंट कैरिंग लूप की वजह से जो फील्ड क्रिएट होती है वो बिल्कुल वैसी ही फील्ड क्रिएट होती है जैसी कि एक की वजह से create होती है। इसका मतलब कोई भी करंट कैरिंग लूप जो है वो डाइपोल की तरह बिहेव करता है, तो इसीलिए हम लोगों को मैग्नेटिक डाइपोल से उसको रिलेट करना आना चाहिए। तो वही हम लोगों को आज देखना है, प्लस हमें एप्लीकेशन भी देखना है। तो पहले तो हम फॉर्मूले का एप्लीकेशन देखेंगे और फिर उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप लोग लिख लो कल वाले फॉर्मूले पे। कल वाले रिजल्ट को मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, आप लोगों को वैसे याद ही होगा। सर बताते आपकी जाना। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है। विद्या मंदिर क्लासेस नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो आ रहा है। अच्छा, क्लियर नहीं आ रही है मतलब क्या हो रहा सर है? अब स्क्रीन सही पे क्या है। दिक्कत आ रही है? सर अब सही है, अब सही है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम लोगों का जो कल जो हमने रिजल्ट पढ़े थे सर्कुलर, सर वापस हो गया। कोई बच्चा एडमिट हो रहा होगा, अच्छा कोई नहीं। हाँ वही बात। अब ठीक हो गया होगा? नो सर। अभी ठीक नहीं हुआ? क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर इट इज शोइंग दैट विद्या मंदिर क्लासेस नेटवर्क bandwidth is low. अच्छा, नेटवर्क का इशू। लोगों जरा एक बार मैं दूसरे डिवाइस से देखता हूँ नेटवर्क। अब ठीक है, बताना अब ठीक है? Yes sir. यस सर। ठीक है, डिवाइस चेंज कर दिया मैंने, डिवाइस इशू। तो हमें सर्कुलर कैरिंग वायर की वजह से जो मैंने आपको बताया था कल जो हमने पढ़ा था, उसके रिजल्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। मैं फिर से लिख रहा हूँ उसकी, और मुझे आप बताओगे रिजल्ट क्या है। सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की वजह से, है ना, और जिसका कि रेडियस कितना है, कैपिटल आर, और उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। बताओ उसके सेंटर पे कितनी फील्ड होती है, जल्दी बताओ। म्यू डॉट आई इक्वल टू वन। बिल्कुल सही। तो अगर मैं उसका एक लूप दिखा दूं इस तरह से, और सपोज उसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके सेंटर पे फील्ड एट सेंटर इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और डायरेक्शन बताओ किधर होगा? इसमें किधर होगा? इनवर्स होगा कि आउटवर्ड होगा? आउटवर्ड। डीएल आर नहीं यार, कैसे बात कर, डीएल इधर है, डीएल आर ये रहा, तो डीएल क्रॉस आर करो, तो डीएल पे हाथ को रखो, क्रॉस प्रोडक्ट करो, अंदर आ रहा है बेटा। इस वाले डायग्राम में क्रॉस होगा, क्रॉस का मतलब क्या होता है? इनवर्स। ठीक है, अब इसी में अगर मैं इस लूप को बोर्ड के प्लेन में ना बना करके, अगर इस लूप को बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर बनाऊं, तो अब आप लोगों को रिजल्ट याद है? तो ये रहा, ऐसे दिखाएंगे फिर उसको। ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है लाइक दिस। अगर आप राइट साइड से देखो तो करंट जो है वो क्लॉकवाइज है, और अगर क्लॉकवाइज करंट है तो क्लॉकवाइज करंट की वजह से Inward. क्रॉस आर, इनवर्ट नहीं है, फील्ड आएगी लेफ्ट की तरफ सेंटर पे। सोच रहे हो? करंट ऐसे है, ऐसे मैंने यहाँ पर अलग तरह से ड्रॉ किया। यहाँ पर मैंने
लूप को बोर्ड के प्लेन में ड्रॉ किया और यहाँ पर मैंने लूप को बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में ड्रॉ किया। बात समझ रहे हो? तो इस वाले ये करंट किस तरह से दिखेगा आपको? अगर आप राइट साइड से देखोगे तो करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, और उस केस में सेंटर पे जो फील्ड आएगी वो किधर आएगी? राइट आएगी कि लेफ्ट आएगी? मुझे बताओ। लेफ्ट। लेफ्ट आएगी, बिल्कुल सही। तो सेंटर पे जो फील्ड आएगी ना बेटा वो लेफ्ट आएगी। तो इसीलिए एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप फील्ड देखोगे एक्सिस पे, इस पोजीशन पे, वो फील्ड कितनी आएगी? वो फील्ड आएगी अगर इसका रेडियस, रिंग का या करंट कैरिंग लूप का रेडियस इस पोजीशन पे कितना एंगल सबटेंड करेगा बच्चों? थीटा। तो थीटा के टर्म्स में इस वाली पोजीशन पे फील्ड कितनी आएगी? mu naught I upon 2r into sin cube theta. mu naught I upon 2r into sin cube theta। और इसमें जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? अगर हम राइट साइड से देखें और लूप में अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता हुआ दिख रहा है हमें, तो सेंटर पे जो फील्ड होगी dl क्रॉस r लेफ्ट होगी। तो सेंटर पे अगर फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में होगी तो एक्सिस पे भी जो फील्ड है वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगी। तो फील्ड का डायरेक्शन होगा लेफ्ट, मैग्नीट्यूड होगा इतना। तो बस हमने केवल ये दो रिजल्ट्स पढ़े हैं और इन दो रिजल्ट्स पे बेस हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी आगे। तो देखते हैं आप लोग किस तरह से इसका जवाब देते हो। एक क्वेश्चन लिख लो आप, ठीक है? ध्यान से देखो। अच्छा, एक बात और है, अगर मैं तुमसे पूरे करंट कैरिंग लूप की वजह से ना निकलवा करके एक सर्कुलर आर्क की वजह से फील्ड निकलवाऊं सेंटर पे, तो तुम निकाल पाओगे? तो उसका भी एक रिजल्ट बना लेते हैं, देखते हैं कितने लोग समझ पा रहे हैं उस रिजल्ट को। हालांकि याद नहीं करना है उसे। तो एक और टॉपिक लिख लोगे, फील्ड एट सेंटर ड्यू टू सर्कुलर आर्क, सर्कुलर करंट कैरिंग आर्क, करंट कैरिंग आर्क। ठीक है? तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे बच्चों कि केवल एक आर्क की वजह से फील्ड निकालना चाहते हैं। तो ये आर्क है, ठीक है? इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और इसका सेंटर सपोज यहां पर है, और ये आर्क सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, और इस आर्क का रेडियस जो है वो है आर, कैपिटल आर रेडियस। अब बताना इस टुकड़े की वजह से कितनी फील्ड आएगी सेंटर पे? देखते हैं कौन बता पाते हैं। मेरे क्वेश्चन को समझ पाए हो बेटा आप लोग? रिस्पॉन्ड करो। जो भाई क्वेश्चन को समझ पाए हो बेटा? यस सर। ठीक है, तो कोई बता सकता है रिजल्ट?
हाँ ठीक है, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4r। देखो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। तुम्हें याद होगा जब मैंने पूरे सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पे निकाला था, तो मैंने छोटे छोटे डीएल एलिमेंट बनाए थे बहुत सारे, और हर डीएल एलिमेंट की वजह से एक बराबर फील्ड कर रही थी, क्योंकि अगर पूरा सर्कुलर लूप बना लोगे तो हर डीएल एलिमेंट जो है वो सेंटर से r दूरी पे ही है ना, तो हर छोटा सा पार्ट इक्वली कंट्रीब्यूट करता है फील्ड की तरफ। इसीलिए यूनिटरी मेथड से कर सकते हो कि अगर मैं पूरा लूप बना लूं तो 360 डिग्री एंगल सबटेंड होगा बच्चों, है ना। तो अगर Yes, sir. 360 डिग्री मतलब कि 360 डिग्री मतलब कि 2 पाई एंगल अगर सबटेंड होगा, तो 2 पाई एंगल सबटेंड करती हुई वायर की वजह से फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2r होगी। और अगर 2 पाई एंगल वाली वायर की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो फिर थीटा की वजह से कितनी। आगे बात समझना, यूनिटरी मेथड से कर लेंगे। तो अगर 2 पाई एंगल सबटेंड हो रहा है, मतलब कि अगर मैं पूरा करंट कैरिंग लूप ले लूं, पूरा सर्कुलर लूप, तो ये थीटा की वैल्यू 2 पाई हो जाएगी बच्चों, है ना, बोलो। यस सर। तो अगर मैं पूरा लूप ले लूं, मतलब तुम समझ रहे हो, जैसे अगर मैं पूरा लूप ले लूं तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r होगा, अगर मैं आधा लूप ले लूं तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r का आधा होगा, अगर मैं 1/3 लूप ले लूं तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r का 1/3 होगा। मतलब जितना लूप लूंगा उतना ही फील्ड क्रिएट होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 2 पाई एंगल अगर मैं पूरा लूप ले लेता हूँ तो सेंटर पे जो ये थीटा है, ये 2 पाई एंगल सबटेंड होगा। तो 2 पाई एंगल जब सबटेंड होगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो अगर 1 रेडियन सबटेंड होगा तो कितना आएगा, बोलो बोलो। म्यू नॉट आई ओवर 2r डिवाइडेड बाय 2 पाई, और फिर अगर थीटा एंगल के लिए लेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा थीटा अपॉन 2 पाई इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आ गया समझ में? Yes, sir. यही करना। तो अगर सेंटर पे 2 पाई एंगल सबटेंड हो रहा है तो फील्ड इतनी, तो थीटा एंगल सबटेंड होगा तो कितनी आएगी, यूनिटरी मेथड से कर लेंगे। तो ये रिजल्ट है, तो ये इस चीज का आंसर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं बोलूंगा याद मत करो, उसको बस समझ लो, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें इन सब चीजों पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ फटाफट, ताकि उसमें ज्यादा हमारा कोई पर्पस नहीं है, केवल ये फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो हमें ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे, और उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे, ठीक है। देखो एक एग्जांपल लिख लो बच्चों। इसमें क्या हो रहा है कि एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन इनफाइनाइट current carrying wire with current I is shown below. It's shown below. तो उसमें क्या है, यहाँ से इंफिनिटी से आ रही है ये वायर, तो यहाँ पे डॉटेड दिखाएंगे, इंफिनिटी से आ रही है, और फिर ये वायर एक सर्कुलर आर्क में कन्वर्ट हो रही है ऐसे,
और फिर यही वायर आगे जाके इंफिनिटी की तरफ जा रही है राइट साइड लाइक दिस, और इसीलिए हम इसको यहाँ पर डॉटेड दिखाएंगे। ठीक है, तो करंट राइट की तरफ फ्लो कर रहा है इंफिनिटी से यहाँ तक, फिर यहाँ से आर्क में जाएगा करंट, और फिर यहाँ से ऐसे जाएगा। तो इंफिनिटी से और इस तरफ इंफिनिटी तक ये इनफाइनाइट वायर हो जाएगी बच्चों। ये जो है एक सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क, और सर्कुलर आर्क जो है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है बच्चों, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये सर्कुलर आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है सपोज 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो आपको निकालना है फाइंड फील्ड, और फिर मैं वायर को लिख रहा हूँ ए बी, नहीं ए बी नहीं, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस और टी। तो इसमें ये लिख सकते हैं infinite current carrying wire I is shown and QRS part of wire is a circular arc of radius capital R. Find net field at center of arc. ठीक है, मुझे बताओ क्लियर है आपको क्वेश्चन जो मैंने पूछा है? बोलो बच्चों। Yes, sir. ठीक है, हर्षित ने आंसर भी निकाल दिया है, लेकिन हर्षित ये आंसर है नहीं, तुमने गलत निकाला। इसमें क्या करना पड़ेगा हमें स्ट्रेट सेक्शन की वजह से अलग फील्ड निकालनी पड़ेगी। तो पी क्यू एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से फील्ड अलग निकालनी पड़ेगी। एस टी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से अलग निकालनी पड़ेगी। क्यू आर एस सर्कुलर वायर है, तो उसकी वजह से अलग फॉर्मूला लगेगा। आपको पता है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से अलग फॉर्मूला लगता है और सर्कुलर की वजह से अलग फॉर्मूला लगता है। तो आप पी क्यू की वजह से निकालोगे, फिर क्यू आर एस की वजह से, फिर एस टी की वजह से। और फिर नेट फील्ड निकाल दोगे। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि तीनों सेक्शंस की वजह से पी क्यू, क्यू आर एस और एस टी तीनों की वजह से डायरेक्शन सेंटर पे एक ही है कि अलग अलग है। डीएल क्रॉस आर करके देखोगे। सर्कुलर आर्क जो है वो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, ऐसा दिखा रखा है। ठीक है बच्चों, इसी देर में हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ये वाला पार्ट मैं रब कर देता हूँ, ये मैंने आपको सिखा दिया है।
यूनिटरी मेथड है ये। इसको अब यहाँ पे यूज भी करेंगे हम, ध्यान से देखो। तो देखो अब इसमें हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, इस पार्ट को मैं रफ कर देता हूँ। सबसे पहले तो PQ की वजह से निकालना सिखाता हूँ आपको। तो हमने कैसे निकालना होता है, ये बिल्कुल सिमेट्रिक है। तो 60 डिग्री को आप ब्रेक करोगे, यहाँ पे एंगुलर बाइसेक्टर बना दो, तो ये R पे जाके मीट करेगा। तो ये वाला एंगल कितना आएगा बच्चों, फिर 60 है तो आधा एंगल कितना आएगा, 30 आएगा। तो ये वाला 30 डिग्री आ गया, इधर भी 30 डिग्री आएगा। और फिर R से सेंटर को जोड़ने वाली लाइन के पैरेलल यहाँ पे अगर एक लाइन बना दें तो ये एंगल 30 है, तो फिर ये एंगल कितना आएगा, ये भी 30 आएगा ऑल्टरनेट एंगल। ये एंगल 30 है तो यहाँ पर भी इस बड़ी लाइन के पैरेलल एक लाइन बना लें ऐसे, तो ये 30 है तो ये भी 30 आएगा, है ना। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं। एक स्ट्रेट वायर की वजह से फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इनटू cos अल्फा प्लस cos बीटा होता है बच्चों। तो वो फॉर्मूला अगर मैं PQ आई के निकालूं तो कैसे लगाऊंगा, तो वो ऐसे लगेगा कि P को उस पोजीशन से जोड़ दो जहां पे फील्ड निकालनी है, तो फिर वो P को जोड़ दोगे ऐसे करके, और Q को भी उस पोजीशन से जोड़ दो जहां पे फील्ड निकालनी है। तो अब देखते हैं कौन बताएगा अल्फा बीटा क्या है, क्योंकि जो फॉर्मूला होगा फील्ड ड्यू टू PQ वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। बताना बच्चा अल्फा कितना होगा, 0। अल्फा 0 होगा, ये रहा अल्फा, अल्फा 0। और बीटा कितना है जरा बताओ देख के, 120। 120। ये रहा बीटा, देखो ये रहा बीटा, ये पूरा बीटा है, ये बीटा है और ये 120 है। वो इसलिए क्योंकि ये वाला 30 है, 30 प्लस 90 120। और डी कितना आएगा, डी देखते हैं कितना बताएगा, डी कौन बताएगा। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से इस वाले पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस वाले पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा इस वायर PQ से, R sin 60 डिग्री। R sin 60 डिग्री, R sin 60 बोल सकते हो बेटा, और R cos 30 भी बोल सकते हो क्या, सोचो जरा। यस। एक ही बात पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करोगे आप, PQ वायर को आगे एक्सटेंड कर दो बेटा लाइक दिस, और फिर PQ वायर से इस वाले पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा बेटा, वो होगा ये वाला डिस्टेंस, ये। तो अगर ये 30 डिग्री एंगल है तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, R cos 30। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा R cos 30। जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. तो यहाँ पर D की जगह R cos 30 जाएगा, तो फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R cos 30 इंटू कॉस अल्फा, मतलब कि cos 0 प्लस cos 120। cos 0 1 हो जाएगा बच्चों, और cos 120 आएगा -½ तो 1 -½ बचेगा हाफ। तो सब करने के बाद फील्ड कितनी आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R, R को लिखोगे R इंटू √3/2, √3/2 करोगे तो ये √3 बचेगा, 2√3 आ जाएगा, तो ये आ गया 2√3 पाई R इंटू हाफ, क्योंकि cos 0 1 होगा, cos 120 -½ होगा, तो 1 -½ हाफ बचेगा। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4√3 पाई R। डायरेक्शन क्या होगी बताओ, ये होगा DL, ये होगा R, तो DL क्रॉस R
इनवर्ट्स, तो इतनी फील्ड आएगी क्रॉस डायरेक्शन में, मतलब कि इनवर्ट्स। तो ये PQ का जो सेक्शन है, PQ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, PQ, इसकी वजह से सेंटर पे हमने फील्ड निकाल दी है। क्या आपको इतना समझ में आ गया है? Yes. अब आपको ये भी समझ में आ गया है कि PQ की वजह से और ST की वजह से सेम फील्ड आएगी? बोलो। Yes, sir. क्योंकि जब आप ST की वजह से निकालोगे ना बच्चों, तो भी क्या होगा कि आपका जो अल्फा आएगा बेटा, आप इस वाले एंड से पोजीशन को जोड़ोगे और ये जो इनफाइनाइट वाला एंड है बेटा, इससे आप जोड़ोगे लाइक दिस। तो इस केस में अल्फा कितना आएगा? अल्फा आएगा 120, और इस केस में बीटा कितना आएगा? बीटा आएगा 0। तो फिर से cos 120 प्लस cos 0, cos 120 प्लस cos 0 करोगे तो भी वही वैल्यू क्रिएट होगी, और म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी के अंदर डी भी वही आएगा, ST वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फिर ये ST वायर को पीछे की तरफ आप ड्रॉ करोगे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर से ST वायर से भी इस पोजीशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r cos 30 आएगा। तो ये सारी चीज रिपीट हो जाएगी। तो जितना फील्ड PQ की वजह से आएगा उतना ही फील्ड ST की वजह से आएगा। बात क्लियर है? Yes, sir. बचा कौन? बचा कौन? बचा QRS। तो QRS जो है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 60 डिग्री। तो जब मैं QRS पार्ट जो है, जो कि ऐसा दिख रहा है आपको आर्क की तरह, और वो 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है और आई करंट फ्लो कर रहा है QRS के अंदर, तो मुझे पता है कि जब 360 डिग्री होता तो कितनी फील्ड आती? बोलो। म्यू नॉट आई अपॉन 2r आती। तो फिर जब 60 डिग्री होगा तो कितनी आएगी? 360 डिग्री से म्यू नॉट आई अपॉन 2r आती, तो 60 डिग्री से कितनी आएगी बच्चों? म्यू नॉट आई बाय 12r। म्यू नॉट आई बाय 12r, बिल्कुल सही, 1/6 हो जाएगी, क्योंकि आपने सर्कमफेरेंस का 1/6 कर दिया बेटा। क्योंकि जब एंगल 1/6 हो जाएगा, 360 डिग्री की जगह 60 डिग्री हो जाएगा, तो एक तरह से जो लूप है उसका आप केवल 1/6 पार्ट ले रहे हो, और अगर लूप का केवल 1/6 पार्ट लोगे तो फील्ड भी 1/6 क्रिएट होगी। इसीलिए आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट आई अपॉन 2r, मतलब 1/6 ऑफ टोटल फील्ड। ये बात समझ में आ गई? 1/6 ऑफ टोटल फील्ड आएगा, क्योंकि लूप भी 1/6 हो गया है। बोलो बच्चों। बाकी लोग रिस्पॉन्ड Yes, करो, sir. बाकी लोग। तो ये आ गया फील्ड ड्यू टू क्या? QRS, और वो आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 12r। अब जब मैं, ये भी आएगा इनवर्स, ये भी आएगा क्रॉस डायरेक्शन। क्रॉस डायरेक्शन का मतलब है बेटा इनवर्स। अब जब मैं नेट फील्ड निकालूंगा सेंटर पे, नेट फील्ड एट सेंटर, तो वो आएगी PQ की वजह से और ST की वजह से, तो वो तो सेम आएगी, तो डबल कर देंगे इसका, तो आएगा डबल ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 4√3 पाई r प्लस सर्कुलर आर्क की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 12r, और ये आ जाएगा नेट आंसर, और इसको बोलेंगे कितना? इनवर्स। इनवर्स। तो इसमें से कुछ पार्ट कॉमन भी आ सकता है बच्चों, आ सकता है क्या? तो फाइनल आंसर क्या कॉमन आ सकता है बताओ? म्यू नॉट आई, यहाँ पे ये 2 से 4 कैंसिल होगा, नीचे 2√3 बचेगा, और फिर क्या कॉमन आ जाएगा पूरे में से? बोलो। म्यू नॉट आई अपॉन 2r को बाहर निकाल दूं तो अंदर क्या बचेगा? बोलो। 1/√3 पाई बचेगा, चेक करो, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा, और क्रॉस डायरेक्शन में फील्ड होगी, इनवर्स आंसर। ये फाइनल आंसर समझ में आ गया? बोलो। सर वो न्यू नॉट आई अपॉन 12r होगा ना? हाँ, म्यू नॉट आई अपॉन 12r होगा। म्यू नॉट आई अपॉन 12r होगा, तो 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो ये 1/6 बचेगा। अब देखो सही है? यस। Yes, sir. ठीक है, ये सही है। म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 1/√3 पाई प्लस 1/6।
अब बस एक ही चीज इसमें बचती है, अब जैसे कि तुम लोगों को डायरेक्शंस में शायद कुछ डाउट हो रहा होगा कुछ बच्चों को, क्योंकि हमें कैसे ये क्लियर है कि हाँ। हर्षित आपने लिख दिया था, आपका आंसर ठीक था। ठीक है, कुछ लोगों ने सही आंसर भी लिख दिया ना, मैं लिख पा रहा हूँ, चैट पे लिख दिया ना। और मित्तुल आपको अपनी गलती समझ में आ गई, आपने तो गलत किया था, कुछ गलती हो गई थी आपके साथ, है ना मित्तुल? ठीक है, तो मुझे डायरेक्शंस पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना है बच्चों, तो मैं इस वाले फिगर को ड्रॉ करके एक अपना फिगर अलग बना रहा हूँ इसमें, डायरेक्शंस को एक बार क्लियर करने के लिए कि तीनों सेक्शन की वजह से इन्वर्ट क्यों आया। देखो ध्यान से देखना, ये डायग्राम आप नोट कर चुके हो, इस डायग्राम को मैं हटा दूं, हटा सकता हूँ बेटा? कोई लिख रहा है क्या इस डायग्राम को, कोई नोट कर रहा है अभी? ठीक है, देखो क्या हो रहा था इसके अंदर, मतलब मैं केवल डायरेक्शन के लिए अलग से डिस्कस कर रहा हूँ। ये इन्फिनिटी से वायर आ रही है, फिर बीच में सर्कुलर आर्क का फॉर्म ले रही है, और फिर आगे जाके फिर से इसी तरह से इन्फिनिटी चली गई। ये दे रखा था, राइट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था, सेंटर पे हमें फील्ड निकालनी थी। तो अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा डीएल एलिमेंट ले लूँ, आपको पता है कैसे लेते हैं हम, ये रहा डीएल एलिमेंट, ये डीएल एलिमेंट है, और डीएल एलिमेंट हमेशा करंट की डायरेक्शन में लेते हैं बच्चों, और इस डीएल एलिमेंट से कितना दूरी पे हमें फील्ड निकालनी है उसको बोलते हैं स्मॉल आर। तो आप डीएल क्रॉस आर करके समझ गए कि इन्वर्स आएगा, बताओ बच्चों, ये आपका डीएल वेक्टर हो गया, ये आपका आर वेक्टर हो गया। तो आप कैसे निकालोगे बोलो, डीएल पे हाथ को रखोगे, इस तरह से हाथ को रखोगे ताकि आप उंगलियों को आर की तरफ मोड़ पाओ, तो डीएल क्रॉस आर, तो थंब का डायरेक्शन इन्वर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए पीक्यू वायर की वजह से इन्वर्स आएगा। डीएल क्रॉस आर से समझ में आ गया, जल्दी बताओ कौन तो बेटा, बोलो। ऐसे ही एसटी वायर की वजह से भी कैसे आएगा, यहाँ पर एक डीएल एलिमेंट बना लेना, और इस डीएल, इस छोटे से डीएल पार्ट की वजह से जो फील्ड आएगी वो डीएल क्रॉस आर करने की वजह से डायरेक्शन मिलेगा ना। तो ये डीएल हो गया, और इसका आर किधर आएगा, इस डीएल से कितना दूर हमें फील्ड निकालनी है, ये रहा आर, स्मॉल आर। और फिर फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है बोलो, डीएल क्रॉस आर डायोड सेवेट लॉ के हिसाब से। तो यहाँ से डीएल क्रॉस आर किधर आएगा, इनवर्स आ रहा है आउटवर्स आ रहा है, डीएल पे हाथ को रखो और इस तरह से हाथ को रखो ताकि आर की तरफ उंगलियों को मोड़ सको, तो डीएल क्रॉस आर ये भी इन्वर्स आ रहा है, तो इसीलिए पीक्यू की वजह से भी इन्वर्स आया, एसटी की वजह से भी इन्वर्स आया, क्लियर होगी बात? यस सर। और जो क्यूआरएस है, उस क्यूआरएस पे भी अगर आप एक छोटा सा एलिमेंट ले लोगे, जैसे ये रहे, ये ले लिया मैंने डीएल एलिमेंट, और इस डीएल एलिमेंट का आर होगा ये, इससे कितना दूर फील्ड निकालनी है आर, ये करके देखो तो आएगा, डीएल पे हाथ को रखो, आर की तरफ उंगलियां मोड़ो, फिर से इन्वर्स आ रहा है अंगूठे का डायरेक्शन। तो इसीलिए पीक्यू की वजह से भी इन्वर्स, क्यूआरएस की वजह से भी इन्वर्स, और एसटी की वजह से भी इन्वर्स, तो इसलिए नेट फील्ड जो आएगी यहाँ पे सेंटर पे वो इन्वर्स की आएगी, और इसीलिए हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया है तीनों सेक्शंस की फील्ड की वजह से, पूरा ऐड कर दिया हमने।
एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर मितुल को एंटर कर दीजिए। हाँ मैंने एंटर कर लिया। हाँ मिथुन तुम्हें क्लियर हो गया, तुम्हारा डिस्कनेक्ट हो गया था। मिथुन क्लियर हो गया तुम्हें? ठीक है ठीक है, आप नेक्स्ट लिख लो फिर से। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें भी और डायरेक्शन आपको क्लियर होंगे। और हमें सर्कुलर आर्क और स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से ही जो फॉर्मूले वो यूज करने फिर से। तो आप नोट करो। अब इसमें एक्स वाई जेड प्लेन, एक्स वाई जेड डायरेक्शन तीनों दिखा रखे हैं, ये मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, ये भी तुमने लिख ही लिया हो। देखो सबसे पहले तो आपको एक एक्स वाई प्लेन दे रखा है, ये आपका एक्स डायरेक्शन, ये आपका एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन, और ये जेड डायरेक्शन। तो मान लेते हैं कि हमें जो इनफाइनाइट वायर दे रखी है, अब इस बार वो जेड एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ से तो इंफिनिटी से आ रही है, जेड एक्सिस के पैरेलल है, इस तरह से जेड एक्स प्लेन के अंदर रखी हुई है। ध्यान से देखो, समझना पड़ेगा। तो ये पैरेलल बनाना पड़ेगा। इंफिनिटी से आ रही है, करंट आई है इसके अंदर, और ये आपका वायर पड़ी हुई है जेड एक्स प्लेन के अंदर, एग्जैक्ट प्लेन के अंदर। उसके बाद फिर ये सर्कुलर लूप है वाई एक्स प्लेन, एक्स वाई प्लेन के अंदर, आधा है ये, सेमी सर्कुलर शेप ले रहा है। सर मेधा को एंट्री दे दीजिए। एक मिनट। और उसके बाद ये जा रहा है ऐसे। तो पी क्यू आर एस टी, और करंट जा रहा है पी से क्यू, क्यू से आर एस टी, और फिर आर से टी। आई करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट, इसका रेडियस आर है, और हमें सेंटर पे फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो आपको फिगर से थोड़ा क्लियर हो रहा है? जो पी क्यू वायर है वो एग्जैक्ट प्लेन में है बच्चों, और जो क्यू आर एस टी वायर है वो एक्स वाई प्लेन में है, और जो एस टी वायर है वो एक्स एक्सिस से कोइंसाइड करता है। जल्दी बोलो, इतना क्लियर हो रहा है फिगर से? यस सर। तो मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, और इस बार जो तुम्हें आंसर देना है ना, वो आपको आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में देना, मतलब वेक्टर फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में देना बेटा आंसर। आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में आपको आंसर देना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखवा देता हूँ पूरा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन है इनफाइनाइट वायर पी क्यू आर एस टी carrying current I is shown such that PQ
is lying in, है ना, ये आपका x एक्सिस है, in z plane and is parallel to z axis and is parallel to z axis. उसके बाद QRS is a semicircular part of radius r lying in xy plane, and ST wire is coinciding with x axis. Find net field at center of semicircular arc. ठीक है, मुझे बताओ कि आपको क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? आंसर भी बता दिया है इसने, हर्षित ने आंसर बता दिया है। हाँ, जे कैप और के कैप के फॉर्म में आंसर बता रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। पी क्यू वायर की वजह से जो फील्ड आएगी बेटा सेंटर पे, वो आएगी माइनस के कैप डायरेक्शन में, बिल्कुल सही बताया कुछ बच्चों ने। और क्यू आर एस की वजह से जो फील्ड आएगी वो आएगी, पी क्यू की वजह से जो आएगी वो आएगी माइनस जे कैप डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्सिस के अलोंग, पी क्यू की वजह से। और क्यू आर एस की वजह से जो आएगी वो आएगी नेगेटिव जेड डायरेक्शन। और एस टी की वजह से फील्ड कितनी आएगी? 0। बिल्कुल सही, 0 आएगी। एस टी की वजह से 0 आएगी। फिर से सुन लो, पी क्यू की वजह से जो फील्ड आएगी वो आएगी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, माइनस जे कैप। क्यू आर एस की वजह से जो फील्ड आएगी वो आएगी माइनस के कैप के अलाउंग, और एस टी की वजह से 0। ठीक है, कुछ लोगों ने आंसर लिख भी दिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, इसमें मैं आप सॉल्यूशन लिख देता हूँ, और आपने अप्रोच सोची ली होगी, कुछ लोगों ने तो कर भी दिया है और कुछ लोगों ने अप्रोच सोच ली होगी। तो पी क्यू वायर जेड एक्सिस के पैरेलल है और एक्जेक्ट प्लेन के अंदर लाई कर रही है। क्यू आर एस सेमी सर्कुलर पार्ट है और वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, और एस टी वायर जो है वो एक्स एक्सिस से कोइंसाइड कर रहा है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। फिर अब मेरे को क्या करना है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पी क्यू की वजह से पहले निकाल लूँ मैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, मुझे सेंटर पे निकालनी है। तो मैं सेंटर से जोड़ूंगा इसके दोनों एंड्स को, एक क्यू को जोड़ूंगा और एक मैं पी को जोड़ूंगा इंफिनिटी से।
अल्फा बीटा कितने आएंगे बेटा, बोलो। अल्फा तो आएगा 0 और ये एंगल आएगा बीटा और ये आएगा 90। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि ये वायर जो है ये कैसी है, ये ऐसी है, ऐसे, है ना। अल्फा आएगा 0 और बीटा आएगा 90। चलिए बोलो, क्लियर है? Yes, sir. तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा फील्ड ड्यू टू PQ, वो कितना आएगा, वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। और इस वाली वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा सेंटर से r रेडियस, ये वाला। तो 4 पाई r इंटू cos 0 प्लस cos 90, और डायरेक्शन जब निकालोगे तो वायर जो है वो z एक्सिस के पैरेलल है। ये रही, मार्कर को देखो, मार्कर यहाँ पे आपको वायर का डायरेक्शन दिखा रहा है। तो z एक्सिस के पैरेलल है, z एक्सिस आपका यहाँ पे ऐसा है, वायर ऐसी है, इनफाइनाइट वायर है बेटा। तो एक तरफ से आप इसमें डीएल क्रॉस आर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, डीएल हो जाएगा अंदर की तरफ और आर हो जाएगा ये वाला, डीएल आर। तो डीएल क्रॉस आर आएगा नेगेटिव एक्सिस के लॉन्ग, इसीलिए आंसर आएगा माइनस जे कैप। डायरेक्शन समझ में आ गया? बोलो, माइनस जे कैप समझ में आया? बोलो। Yes, sir. ठीक है, डीएल आपका ये रहा वायर के अलाउंग, और आर मतलब कितना दूर, डीएल से कितना दूर निकालना है, ये रहा आर। तो डीएल और आर, तो वो आएगा डीएल पे हाथ को रखो ताकि आर वेक्टर की तरफ उंगलियों को मोड़ सको। तो डीएल क्रॉस आर डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स क्या है यहाँ पे, माइनस नेगेटिव एक्सिस, माइनस जिगर। तो आंसर आ गया इसका, फील्ड ड्यू टू PQ वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू cos 0 1 cos 90 0 माइनस जे कैप। ये तो हो गया, ठीक है। अब अगर आगे आएगा फील्ड ड्यू टू QRS। तो आपको पता है कि ये सेमी सर्कुलर वायर है। अगर ये पूरा लूप होता, पूरा सर्कुलर लूप होता, तो 360 डिग्री के हिसाब से कितना आता, 360 डिग्री के हिसाब से आता म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो फिर 180 डिग्री के हिसाब से कितना आएगा, क्योंकि पूरा होता तो 360 डिग्री एंगल सस्टेन करता, और सेमी सर्कुलर है तो 180 डिग्री एंगल सस्टेन करेगा। तो 360 डिग्री के हिसाब से म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो फिर 180 डिग्री के हिसाब से कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। म्यू नॉट आई अपॉन 4r, इसका आधा हो जाएगा। और डायरेक्शन कैसे निकालोगे, डायरेक्शन ऐसे निकालोगे कि इसका एक छोटा सा, किसी भी डायरेक्शन में एक छोटा सा डीएल वेक्टर ले लेना। ये डीएल वेक्टर हो गया, ये इसका आर वेक्टर हो गया, और डीएल क्रॉस आर करके देखो बेटा, डीएल और आर दोनों एक साथ प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट z डायरेक्शन में होगा बेटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो डीएल पे हाथ को रखो, इस तरह से रखो ताकि आर वेक्टर की तरफ उंगलियों को मोड़ सको। तो डीएल क्रॉस आर आएगा इनटू द प्लेन, और इनटू द प्लेन कौन सा डायरेक्शन है बेटा, माइनस के कैप। और इसलिए होगा आंसर म्यू नॉट आई अपॉन 4r माइनस के कैप। ये माइनस के कैप डायरेक्शन समझ में आ गई? Yes. बहुत बढ़िया। और लास्ट वो है फील्ड ड्यू टू ST, और वो आएगी 0। वो 0 क्यों आई है, क्योंकि डीएल क्रॉस आर 0 आ जाएगा। डीएल क्रॉस आर 0 कैसे आ जाएगा, यहाँ पर एक छोटा सा वेक्टर ले लेना डीएल, और सेंटर में फील्ड निकालनी है। तो डीएल से कितना दूर निकालनी है, आर, और डीएल और आर के बीच में कितना एंगल है बच्चों, डीएल क्रॉस आर करोगे तो डीएल ये रहा और आर ये रहा, तो डीएल और आर के बीच में कितना एंगल है, 180. 180. 180 है। तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा ना, आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। क्यों 0 आएगा,
क्योंकि डीएल क्रॉस आर करोगे तो वो आएगा, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, तो ये आएगा डीएल इंटू आर इंटू साइन 180, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया। याद रखना वायर के साथ अगर कोई पॉइंट कोलिनियर है, तो वायर के साथ जब भी कोई पॉइंट कोलिनियर होता है तो कोलिनियर वाले पॉइंट से फील्ड हमेशा 0 आता है। तो इसलिए ये है आंसर, और हमें वेक्टर फॉर्म में ही कंपोनेंट फॉर्म में ही आंसर देना था, तो मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। आंसर होगा नेट फील्ड एट सेंटर वो है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर माइनस जे कैप प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर माइनस के कैप। इसमें से काफी कुछ कॉमन निकल सकता है बच्चों, और वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, अंदर बचेगा 1 अपॉन पाई माइनस जे कैप, इनफैक्ट इसको लिख सकते हो माइनस 1 अपॉन पाई जे कैप, और प्लस मतलब कि प्लस और फिर बाद में माइनस के कैप। ये वेक्टर फॉर्म में आपको क्लियर हो गया आंसर? Yes, sir. और फिर इसका मैग्नीट्यूड अगर बताना पड़ेगा तो क्या करोगे? फिर वो आएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर उसका रूट, जैसे वेक्टर में मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो अगर मैं फील्ड का मैग्नीट्यूड बताऊं तो कितना आएगा बच्चों? म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, और फिर अंदर आएगा 1 अपॉन पाई का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और पूरे का रूट। ये मैग्नीट्यूड समझ में आया? मैग्नीट्यूड समझ में आया बेटा? Yes, sir. वो दो वेक्टर्स है ना, एक तरह से जे कैप के कैप, तो उसमें एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर करूँ, उससे मैग्नीट्यूड निकलना। तो ये हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर और सर्कुलर आर्क या फिर सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से फील्ड निकालना सीख ली है। अब एक लास्ट और हम कर रहे हैं इसी का एप्लीकेशन, और वो होगा एक्सिस पे फील्ड हम लोग कैसे निकालते हैं, तो वो और देख लो करेंगे। ठीक है, जिसको भी नोट करना है फटाफट नोट कर लो, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब एक्सिस वाला जो फॉर्मूला था, एक्सिस पे किसी पॉइंट पे फील्ड निकालने वाला, वो अगले क्वेश्चन में यूज होगा। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो दो केस है हमारे पास। एक केस जिसमें कि यहाँ पे दो कोएक्सियल वायर्स दे रखी है, तो कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स। तो आप लिखो टू कोएक्सियल
circular current carrying loop with current I and radius R are shown below. तो इसमें केस 1 ड्रॉ कर लेना। केस 1 जिसमें कि दोनों वायर्स में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो आप ऐसे ड्रॉ करना है इसको, ये वाली वायर और इसी के एक्सिस पे एक और इसमें भी आई करंट फ्लो कर रहा है और उसी डायरेक्शन में इसमें भी आई करंट फ्लो कर रहा है। इसका रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है और ये वाला डिस्टेंस भी दे रखा है हमें। सपोज ये डिस्टेंस है 2√3 r, दोनों के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन के बीच का डिस्टेंस। एक केस हो गया जिसमें कि दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है और एक केस है जिसमें कि दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है। तो केस 2 भी ड्रॉ कर लो बच्चों। उसमें क्या हो रहा है, ये वाली वायर जो है ये भी 2√3 r, where r is radius, और दोनों के सेपरेशन का एक सेंटर है। इस पोजीशन को P बोल देते हैं, जिसमें कि ये सेंटर है, दोनों के सेपरेशन का सेंटर है। तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा फिर √3 r। ऐसे यहाँ पर भी सेंटर ले लेना है पोजीशन P और फिर ये डिस्टेंस हो जाएगा √3 r। इसमें ये होगा ठीक है। तो दोनों केस में आपको P पॉइंट पे स्पीड निकालनी है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड नेट फील्ड at position P in both cases, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा देता हूँ, वैसे तो काफी डायग्राम से भी क्लियर होगा आप लोगों को। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, इधर से देखता हूँ अगर मैं, तो इस वाले लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट दिख रहा है और इस वाले लूप में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट दिख रहा है। तो अगर मैं इधर से देखता हूँ तो दोनों लूप में मेरे को क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है और यहाँ पर अगर मैं इधर से देखता हूँ, इस व्यू से देखता हूँ, तो इस वाली वायर में तो कैसा करंट है बच्चों, क्लॉकवाइज, और इस वाली वायर में कैसा करंट है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। यही फर्क है, समझ में आ गया। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो केस 1 में दोनों वायर्स में मेरे को क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता हुआ दिख रहा है
लेकिन यहाँ से अगर मैं देखूं केस 2 में, तो इस वाली वायर में तो मेरे को क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता हुआ दिख रहा है और इस वाली वायर में मेरे को एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता हुआ दिख रहा है। दोनों कोएक्सियल है। कोएक्सियल का मतलब है दोनों लूप्स के एक्सिस सेम है, कोएक्सियल, और इनके सेंटर को जोड़ने वाली लाइन मतलब इनका कॉमन एक्सिस पे जो दोनों का सेपरेशन है, दोनों सर्कुलर लूप्स का जो सेपरेशन है वो 2√3r है। यहाँ पे r रेडियस है किसी भी एक लूप का, और उसके सेपरेशन के बीच वाले पॉइंट पे हमें निकालना है जो कि किसी भी एक रिंग से √3r दूरी पे होगा, ऊपर वाले केस में भी और नीचे वाले केस में भी। तो मुझे बस ये बता दो कि आपको क्वेश्चन क्लियर है सब लोगों को? बोलो बच्चों, क्वेश्चन क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो इस बार तक आंसर निकालो। हाँ, अर्षित ने निकाल दिया है, बाकी लोग भी निकालो। ठीक है, तो इतनी देर में हो जाना चाहिए और मैं समझा देता हूँ। देखो ध्यान से, याद रखना, इसकी वजह से जो सेंटर पे फील्ड आएगी ना, वही डायरेक्शन पी पे भी होगा। इस वाले लूप की वजह से सेंटर पे कौन सी डायरेक्शन आएगी बताओ? डीएल क्रॉस आर, लेफ्ट आएगी, जल्दी बोलो। यही समझ में आया?
इस वाले लूप की वजह से सेंटर पे लेफ्ट डायरेक्शन में फील्ड आएगी, तो पी पॉइंट पे भी लेफ्ट आएगी। और इस वाले सर्कुलर लूप की वजह से भी सेंटर पे किधर आएगी, बोलो लेफ्ट आएगी, तो पी पॉइंट पे भी लेफ्ट की डायरेक्शन में आएगी। बोलो बेटा, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तुम डीएल क्रॉस आर करके सेंटर पे निकाल लिया करो, बड़ा आसान होता है। ये है लूप, कोई भी एक छोटा सा डीएल ले लो, सेंटर पे आर हो जाएगा, सेंटर की तरफ, तो डीएल क्रॉस आर लेफ्ट की तरफ आएगी। इसकी भी वजह से इसके सेंटर पे जो आएगी वो डीएल क्रॉस आर लेफ्ट की तरफ आएगी। और अगर इसकी खुद की वजह से सेंटर पे लेफ्ट आ रही है तो इसकी खुद की वजह से एक्सिस पे भी लेफ्ट की तरफ ही आएगी, और इसकी खुद की वजह से भी सेंटर पे एक्सिस पे लेफ्ट की तरफ ही आएगी। तो इन दोनों केसेस में तो फील्ड ऐड हो जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा बेटा कि इसका डीएल अंदर है और सेंटर पे अगर निकालोगे तो आर ये हो जाएगा, तो डीएल क्रॉस आर सेंटर पे इसकी खुद की वजह से सेंटर पे लेफ्ट आएगी, तो इसकी वजह से जो सेंटर पे आएगी। अब मैं यहाँ पे बोल दूं कि पहले वाले लूप की वजह से B1, दूसरे वाले लूप की वजह से B2, तो अंदर आ जाएगा B1 प्लस B2 लेफ्ट की तरफ, है ना। ये B1 आ जाएगा इस वाले लूप की वजह से, B2 आ जाएगा इस वाले लूप की वजह से। ऐसे ही यहाँ पर इस वाले लूप की वजह से इसके खुद के सेंटर पे डीएल क्रॉस आर लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तो पोजीशन पी पे भी लेफ्ट की तरफ आएगा, तो B1 तो लेफ्ट की तरफ आ गई इस वाले लूप की वजह से। और इस वाले लूप की वजह से अगर वो B2 होगी तो वो किस तरफ होगी बताओ, क्योंकि इसका डीएल जो है इधर बाहर है और इसका आर होगा अंदर सेंटर तक। जब सेंटर पे निकालोगे डीएल और आर, तो मतलब हो जाएगा डीएल क्रॉस आर राइट की तरफ, तो इसकी खुद की वजह से सेंटर पे आएगी राइट की तरफ, तो एक्सिस पे भी आएगी बेटा राइट की तरफ B2, वो होगी इस वाले लूप की वजह से। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि B1 मतलब कि फर्स्ट वाले लूप की वजह से B1 लेफ्ट की तरफ और सेकंड वाले लूप की वजह से B2 राइट की तरफ, तो नेट फील्ड कितनी आएगी यहाँ पर, बोलो बच्चों, बोलो बोलो। 0 आएगी, क्योंकि B1 B2 बराबर होंगे, 0 आएगी, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि इस वाले लूप से जितना दूर ये पोजीशन है, इस वाले लूप से भी ये पोजीशन उतना ही दूर है, इसलिए इस वाले लूप की जो फील्ड यहाँ होगी उतनी ही फील्ड दूसरे लूप की भी होगी, तो B1 B2 बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में। तो मैग्नीट्यूड में B1 B2 बराबर है और डायरेक्शन में ऑपोजिट है, तो वेक्टर एडिशन करोगे तो वेक्टर रिजल्ट, वेक्टर के हिसाब से रिजल्टेंट 0 आएगा। सेकंड वाले केस में 0 आएगी बेटा, समझ में आ गया सब लोगों को, जल्दी बोलो। यस Yes, sir. हाँ बिल्कुल सही। तो मैं लिख सकता हूं नेट फील्ड इन केस 2 is 0 because both loops are cancelling each other's effect। और केस 1 में अगर करेंगे तो केस 1 में हमें क्या करना पड़ेगा कि एक लूप की वजह से हमें फील्ड निकालनी पड़ेगी, और वो होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू साइन क्यूब थीटा। याद है आपको फॉर्मूला यही होता है, देखो जरा यहाँ पे निकाल के बता रहा हूँ। तो ये इसका अगर रेडियस r है तो इसके एक्सिस से कितना दूर पे हम निकाल रहे हैं, सेंटर से √3r दूरी पे निकाल रहे हैं, तो ये एंगल थीटा कितना आएगा बच्चों, tan थीटा इक्वल टू 1/√3, तो थीटा कितना आएगा 30 डिग्री आएगा, बोलो। तो इस पोजीशन पे जो फील्ड आएगी किसी एक लूप की वजह से वो B1 कितनी आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2r जो सेंटर की फील्ड होती है इनटू साइन क्यूब थीटा बेटा, और थीटा कितना है 30 डिग्री। समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू साइन 30 हाफ, और हाफ का हो जाएगा बेटा क्यूब, तो सब करने के बाद 1/8 इंटू 1/2 1/16, तो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 16r
तो एक लूप की वजह से आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 16R लेफ्ट, और दूसरे लूप की वजह से भी आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 16R लेफ्ट। तो इसीलिए जो नेट फील्ड आएगी, नेट फील्ड इन केस 1, केस 2 में तो 0 हो गई, वो आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 16R लेफ्ट प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 16R लेफ्ट। तो नेट फील्ड आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 8R लेफ्ट। तो बच्चों केस 1 और केस 2 दोनों केसेस आप लोगों को क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और ये जो मैंने डायरेक्शन बताए हैं ये तुम डीएल क्रॉस आर से तो कर ही सकते हो, डीएल क्रॉस आर से कर लेना तुम लोग और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसी तरह से मैं बताया तुम लोग को। लेकिन जैसे कि मैंने बताया था ना कि ये जो लूप्स है करंट कैरिंग लूप, ये डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। तो मैं बाद में तुम्हें डाइपोल से भी बताऊंगा। तो डाइपोल से जब मैं बताऊंगा ना, बाहर मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो इसमें क्या होगा, एक लूप अगर मैं लेता हूँ तो उसका एक नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, क्योंकि वो एक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं, और दूसरा लूप भी डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। फिर जब हम डाइपोल से देखते हैं ना तो डायरेक्शन को देखना और आसान हो जाता है, तो फिर और इजी पड़ेगा आप लोगों को। तो वो हम नेक्स्ट करेंगे कि ये करंट कैरिंग लूप डाइपोल की वजह से क्यों बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब मैं कल का बता देता हूँ और मंडे का, आज फ्राइडे है। तो आगे का ये रहेगा बच्चों कि कल मैं अलग से तो वर्कबुक डिस्कशन नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कल फिर से मैं ऑफलाइन सेशन के लिए ओपन हूँ, और ऑफलाइन में आप आके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, जो लोग भी आना चाहें। ठीक है, और मेरा टाइम वही रहेगा 10 से 11। मेरी ऑलरेडी 11 क्लास से एक क्लास होती है 11 स्टैंडर्ड के लिए, तो 11 बजे के बाद मैं फ्री रहूंगा, 11:15 से मान लो, तो 11:15 से और 2 घंटे तक मान लो, 11:15 से 1:15 बजे तक मैं ऑफलाइन डिस्कशन के लिए मतलब अवेलेबल रहूंगा। कुछ बच्चे अगर ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं तो मुझसे ऑनलाइन कांटेक्ट कर लेना, तो मैं उससे ऑनलाइन, लेकिन आई होप कि ऑफलाइन को मार सकते। ठीक है, ऑफलाइन आओगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। जो भी मैग्नेटिज्म में तुम्हें नहीं समझ में आया या कुछ डायरेक्शन में प्रॉब्लम है तो वो तुम ऑफलाइन आके मुझसे पूछ लो। ठीक है, कल ऑफलाइन डाउट सेशन रहेगा क्लास में ही, यहाँ पर सेंटर पे 11:15 से 1:15 बजे तक मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. ठीक है, और बचा कैपेसिटर का डिस्कशन। तो मैंने कैपेसिटर में तुम लोगों को और इलस्ट्रेशन लेकर के दिखाए हैं, तो आई होप कैपेसिटर टॉपिक तुम्हारा थोड़ा और क्लियर हुआ होगा। तो तुम कैपेसिटर की वर्कबुक को और अच्छे से करो, मैं मंडे को डिस्कस करूंगा। मेरे को याद है मैंने शायद DDS 3 तक कर दिया है ना? Yes, sir. में तो DDS 3 का भी अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें दोबारा करवाना है तो कर लूंगा मैं मंडे को। तो मंडे को हम लोग एक काम करते हैं, DDS 4 और DDS 5, मतलब शायद लेवल 1 में 5 ही है, बोलो। Yes, sir. तो DDS पूरा कवर कर लेंगे लेवल 1 का मंडे को। तो मंडे को हम मैग्नेटिज्म आगे नहीं पढ़ेंगे, हम कैपेसिटर का डिस्कशन खत्म करेंगे अच्छे से। तो DDS 4 और DDS 5 का डिस्कशन हो जाएगा मंडे। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई सारी बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और ट्यूसडे को फिर हम मैग्नेटिज्म कंटिन्यू। ठीक है बेटा, टेक केयर, तो मिलते हैं कल। बाय। Bye, sir. Bye, sir. ओके।